नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कक्षा 11 के समुच्चय चैप्टर की जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 तक कंप्लीट कर लिया था और उसके पश्चात हमने आगे के उदाहरण देखने हैं यहाँ पर। अब आगे के जो उदाहरण हैं वह उदाहरण परिमित एवं अपरिमित समुच्चयों पर आधारित है और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं और उसको कैसे निर्धारित करते हैं। तो देखिएगा, एक एक करके हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 है ना, आपके पास किताब है तो आप पास में किताब लेकर के बैठिए ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। उदाहरण नंबर 6 में आपको बोला गया है, 6 का पहला सवाल आपको बोला गया है कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो x जो है, x एक नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है x-1 गुणा x-2 जो है वह किसके है, बराबर है 0 के। ये हमें बोला गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि यह परिमित है कि अपरिमित है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे समुच्चय का मेन बॉडी मेन पार्ट ये है, तो हम एक काम करते हैं, x-1 और x-2 को करते हैं 0 के बराबर। जैसे 0 के बराबर करेंगे इसके अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, तो x-1 बराबर 0, x-2 बराबर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से एक आएगा x बराबर 1 और दूसरा आएगा x बराबर 2। तो इस तरीके से हमारे पास x बराबर 1 और x बराबर 2 आ जाते हैं। तो हमारा जो समुच्चय होगा उसमें आएगा 1,2। तो हम बोल सकते हैं कि यह परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे जो अवयव है वो गणना योग्य हो, जिसे हम गणना कर सकें। तो यह क्या है, परिमित समुच्चय है ना, परिमित समुच्चय है। क्लियर है भाई, पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है, यहां से देखिएगा, सेकंड पार्ट में हमें जो बोला गया है वो बोला गया है इसका सेकंड पार्ट में बोला गया है एक समुच्चय x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ x² का जो मान है वो 4 के बराबर है। अब आपको साफ पता है कि अगर x² का मान यदि 4 के बराबर होगा तो x का मान क्या आएगा, +-2 के बराबर। इसका मतलब इसके समुच्चय में एक तो -2 आएगा और एक आएगा +2। तो यह भी एक समुच्चय कौन सा हो जाएगा, परिमित समुच्चय है ना, परिमित समुच्चय। यह परिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट यहां पे बोला गया है, मैं यहां पे लिख देता हूं तीसरा पार्ट। इसके तीसरे पार्ट में बोला गया है कि x एक समुच्चय है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और हमें बोला गया है कि 2x-1 बराबर 0, 2x-1 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब इसे हमें हल करना है। 2x-1 अब एक चीज देखिएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि x बिलोंग्स टू क्या आया है, नेचुरल नंबर आया ना, वो यहां से मेरे को पता चल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आया। तो इसका एक आंसर -2 आएगा, एक आंसर +2 आएगा। लेकिन x प्राकृत संख्या होने की वजह से -2 को इसमें सम्मिलित नहीं करना है। तो केवल हमें इस समुच्चय में क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। हालांकि हमारे उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। -2 नहीं लेना है, -2 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमें बोला गया है कि x जो है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। 2x-1 बराबर क्या, 0 है। तो 2x बराबर किसके आएगा, 1 के आएगा। तो x का मान 1/2 के बराबर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि x का मान 1/2 के बराबर आया, लेकिन x एक प्राकृत संख्या है। तो हमारा यह समुच्चय होगा वह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। और रिक्त समुच्चय जो होता है वो परिमित होता है ना। हमें तो यही पूछा गया है कि कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। तो यह रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय क्या होगा भाई, परिमित होगा। तो हमारा आंसर होगा परिमित है, ठीक है, परिमित है। अब इसका चौथा भाग हमें क्या बोला गया है, 3 भाग हो गए। चौथा भाग, x एक प्राकृत संख्या है और x एक अभाज्य संख्या है। तो चौथे भाग में x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक अभाज्य प्राकृत संख्या है, अभाज्य प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है ना, ये हमें बोला गया। तो हम यहाँ से इसका मान लिख सकते हैं। अभाज्य है
और प्राकृत संख्या है तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके पश्चात 7 आएगा, 7 के बाद में 11 आएगा, 11 के बाद में 13 आएगा, 13 के बाद में 17 आएगा और मामला आगे बढ़ता जाएगा। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, यह एक अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्यों है, क्योंकि यह जो है संख्याएं इसमें बहुत सारी आएगी, ठीक है, तो यह परिमित नहीं होगा, क्या होगा, अपरिमित। पांचवा भाग इसका, पांचवा भाग जो हमें बोला गया है वो बोला गया है कि दिए गए समुच्चय में x बिलोंग्स टू तो प्राकृत संख्या है, साथ ही साथ क्या बोला गया है, x जो है वह विषम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके पांचवें में समुच्चय x का, और x जो है वह विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है ना। अब ध्यान दीजिएगा, विषम प्राकृत संख्या का मतलब क्या होगा कि हमारा जो आंसर आएगा विषम भी होनी चाहिए, प्राकृत भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 1 आएगा, 3 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा और मामला चलता जाएगा। तो यह भी क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय, ठीक है जी। तो ये उदाहरण जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, अपरिमित क्या होगा, समुच्चय होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो 7वां उदाहरण है। इस 7वें उदाहरण को देखिएगा। 7वें उदाहरण में हमें क्या बोला गया है, इसको देखते हैं। 7वें उदाहरण में बोला गया है, समान समुच्चय के युग्म को छांटिए, यदि कोई युग्म है तो उसका कारण भी बताइए, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, हमें बताना है कि कौन कौन से समान समुच्चय हैं। तो सबसे पहले मुझे यहां पर a दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो 7वां है। a दे रखा है ओनली 0, ठीक है। b दे रखा है, b जो है वह कितना दे रखा है, b एक समुच्चय है x का, जहां x का मान 15 से बड़ा है और x का मान क्या है, 5 से छोटा है, ठीक है। x का मान जो है वह 15 से बड़ा है और x का मान क्या है, 5 से छोटा है। c हमें दे रखा है, c क्या दे रखा है, c जो है वो हमें दे रखा है, यहां से देखिएगा, c एक समुच्चय है x का, जहां पर x - 5 का मान किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है, ठीक है। फिर d हमें बोला जाता है एक समुच्चय है x का, जहां पर x² बराबर किसके, 25 के, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे हम, लास्ट में देखिएगा, लास्ट में हमें बोला गया है e जो है वो हमें बोला गया है x है, x समीकरण का एक धन पूर्णांक मूल है। x जो है वह समीकरण का क्या है, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, धन पूर्णांक मूल है ना, ये हमें बोला गया। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं, है ना। सबसे पहले a बराबर 0 में तो कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि ये a बराबर 0 है तो ये बराबर 0 है। इसको हल करते हैं। x जो है, b जो है वो एक समुच्चय किसका, x का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए ना। b एक समुच्चय किसका, x का, जहां पर x का मान 15 से बड़ा है किंतु 5 से छोटा है। तो कोई एक ऐसा x अस्तित्व में आ सकता है क्या कि वो 5 से, देखिए ये मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 15 लिखता हूँ, ठीक है। तो 15 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो कभी भी कोई ऐसा x यहाँ पर अस्तित्व में नहीं आएगा जो 15 से तो बड़ा है किंतु 5 से छोटा है। तो b जो आएगा वो हमारे पास रिक्त समुच्चय आएगा। मतलब मुझे समुच्चय लिखना है और उसके बीच में इस कोष्टक में कुछ नहीं लिखना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगले में देखिएगा c जो है वो इसका हल है। मतलब x - 5 को अगर मैं 0 के बराबर कर दूं तो x बराबर मेरे पास 5 आएगा, तो c का मान केवल क्या आएगा, 5 आएगा। d बराबर हमारे पास x² बराबर क्या है, 25 है, ठीक है। d में x² बराबर 25 है तो x का मान क्या आएगा भाई, हमारे पास प्लस माइनस का 5 आएगा। तो d जो आएगा वो -5, +5, ठीक है। अभी तक हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन से समान है कौन से समान नहीं, इसलिए हम सभी के क्या निकाल रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब देखिएगा ई में क्या बोला गया है, ई जो है
वह समीकरण का धन पूर्णांक मूल है। और समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15। यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 बराबर 0 का हल है। तो हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 को क्या करते हैं, हल करते हैं। दो ऐसे नंबर जिनका गुणनफल माइनस 15 है और योगफल जो है माइनस का 2 है, तो मेरे हिसाब से क्या आएगा, 5 गुणा 3 आएगा, जिसमें 5 माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस, तो ये आपको माइनस का 15 मिलेगा और माइनस का 5 प्लस का 3 तो ये आपको माइनस का 2 मिलेगा। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर किसके, 0 के। x उबेनिस ले लेता हूँ, x माइनस का 5, 3 उबेनिस ले लेता हूँ, x माइनस का 5 बराबर किसके आएगा, 0 के आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हल करेंगे। हल करने के लिए दोनों को अलग अलग टुकड़े कर दूंगा। x माइनस का 5 उबेनिस्ट आएगा, यहाँ से x प्लस का 3 बराबर 0 आएगा। x माइनस 5 बराबर 0 के और x प्लस 3 बराबर किसके, 0 के। तो एक तो x का मान 5 आएगा, एक x का मान -3 आएगा। मतलब इस समुच्चय का जो हल आएगा वह आएगा -3 क्या 5। लेकिन हमें बोला गया है कि x समीकरण का धन पूर्णांक मूल है, मतलब -3 हमें यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि केवल धन पूर्णांक ही हमारा आंसर आएगा। तो केवल इस समुच्चय का जो हल आएगा वह क्या आएगा, केवल 5 आएगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केवल क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चेक कीजिए इन सभी समुच्चयों को, इनमें से कौन कौन से समुच्चय आपस में बराबर है। सभी के हल जो है मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं बात करूँ a की ना, तो a का जो मान है वो a बराबर केवल 0 है ना। अगर मैं बात करूँ b की, तो b जो है वो तो 5 है ना। मैं बात करूँ c की, तो c जो है वो केवल 5 है। अगर मैं बात करूँ d की, तो d जो है वह -5 और 5 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ e की, है ना, तो e में केवल कितना है भाई, e में केवल कितना है, 5 है। तो इनमें समान समुच्चय कौन कौन से हैं। समान समुच्चय का मतलब है जिनमें अवयव की संख्या भी समान होनी चाहिए और अवयव भी समान होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि e और c, है ना, ये समान समुच्चय दिख रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ e बराबर क्या है, c के। तो यह जो पेयर है वह समान समुच्चय का पेयर है। बाकी कोई भी मुझे समान समुच्चय यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी चेक कीजिए दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल e और c जो है ना, वही क्या है, समान समुच्चय है। इसमें भी ये प्रश्न का आंसर जो है यही दे रखा है, e और c जो है वो केवल समान है, बाकी समान नहीं है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट में उदाहरण नंबर 8, है ना, उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन से समान है ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, इसको यहाँ ले लेता हूँ ना। देखिएगा हमें एग्जाम्पल नंबर 8वां दे रखा है कि कौन कौन से समुच्चय समान है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। पहला है x शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय तथा b शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। तो x जो है उसका आंसर क्या होगा, एलॉय। एलॉय मतलब a आएगा, l आएगा, l वापस से नहीं लेना है और y आएगा। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, x शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय तथा b शब्द लॉयल के। तो b का जो मान है वो क्या आएगा, b बराबर लॉयल है, l आएगा, o आएगा, y आएगा और a आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ALOY LOYA दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये तो आ जाएगा आपके पास फर्स्ट पार्ट में x और b क्या है, आपस में बराबर है। आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आ तो बराबर रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बोला गया है कि a जो है, a बोला गया है, a जो है वह समुच्चय है n का, जहां पर n जो है वो बिलोंग्स टू z है। z मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है, और n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये हमें बोला गया है ना। और दूसरा b, इस वाले में b बोला गया है ना, इस वाले में b क्या बोला गया है कि यह समुच्चय है x का, जहां पर x बिलोंग्स टू क्या है, r है, और
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, यह बराबर किसके? 0 के। अब देखिए इन्हें हल करते हैं अलग अलग। देखिएगा सबसे पहले हमें बोला गया है कि n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है और n बिलोंग्स टू z या i बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो मैंने ये सवाल पहले भी करवाया था। ये आएगा आपके पास माइनस का 1 माइनस का 1 से पहले कुछ और आएगा और वो आएगा माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और 2। क्लियर है? क्योंकि माइनस के 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो a जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा। फिर हम b की बात करेंगे तो b जो होगा वो हमें इस समीकरण को हल करने से प्राप्त होगा। समीकरण को हल कर देते भाई, एक्स स्क्वायर 2 गुणा 1 है ना, और दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो माइनस का 2x और माइनस का x प्लस का कितना आएगा? 2 बराबर 0 है ना। 2 के ऐसे टुकड़े करने की गुणा करने पर प्लस का 2 आए और योग करने पर माइनस का 3 आए, तो माइनस का 2 और माइनस का 1। तो x उभयनिष्ठ ले लेंगे, x माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ से माइनस का 1 उभयनिष्ठ आ जाएगा, x माइनस का 2 बराबर 0, x माइनस 2 और x माइनस 2 यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा और बचेगा कितना? x माइनस का 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे? x माइनस 2 को भी 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 को भी 0 के बराबर करेंगे। 1 हमें प्राप्त होगा x बराबर 2, 1 प्राप्त होगा हमें x बराबर 1। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा b समुच्चय जो आएगा वो हम देख सकते हैं कि 1,2 आएगा, ठीक है। जबकि a समुच्चय का जो आंसर आ रहा है वो -2 -1 0 1 और 2 के बराबर आ रहा है, जो कि आपस में समान समुच्चय नहीं है। तो पहला वाला पेयर जो होगा वो समान होगा लेकिन दूसरा वाला समान नहीं होगा, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो ये पोर्शन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हमने इस पे जो भी उदाहरण 4 हमने यहाँ पे उदाहरण दे रखे थे उन सभी उदाहरणों को हमने हल किया, ठीक है। अब हमें प्रश्नावली दे रखी है, इस प्रश्नावली को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्नावली को देखेंगे, यहाँ से देखिएगा। प्रश्नावली हमें दे रखी है क्या? 1.2 है ना। 1.2 में क्या क्या दे रखा है? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमें क्या बोला गया है? देखिएगा, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो देखिएगा, पहला है 2 से भाज्य, है ना। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हमें पता है कि कोई भी ऐसी विषम प्राकृत संख्या नहीं होगी जो कि 2 से भाज्य होगी, क्योंकि 2 से भाज्य होने के लिए उसे सम होना आवश्यक है, क्योंकि सम संख्याओं की परिभाषा ही तो ये होती है कि वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हम बोल सकते हैं कि पहला वाला जो उदाहरण है वो किसका है? रिक्त का, है ना। तो पहला वाला जो है ये जो उदाहरण है वो किसका है? रिक्त का है, ठीक है। पहला वाला रिक्त का उदाहरण है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हम देख सकते हैं सम अभाज्य संख्या, दुनिया में केवल और केवल मात्र संख्या 2 ही ऐसी है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है वह रिक्त नहीं है, क्योंकि उसका आंसर आया है। उसका आंसर क्या है? 2 आया है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में केवल मात्र संख्या 2 ही ऐसी है जो सम होने के साथ साथ में अभाज्य है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला है वह रिक्त नहीं है। क्या नहीं है? रिक्त नहीं है। आप किताब पास में रखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है ना, देखिए तीसरे प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? देखिएगा, तीसरे प्रश्न में हमें दे रखा है x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। अब खुद आप देखिए कि यहां पर मैं 5 लिखता हूं और यहां पे मैं 7 लिखता हूं, तो 5 से तो छोटी किंतु 7 से बड़ी। क्या कभी कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 5 से तो छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो? तो हम बोल सकते हैं कि जो तीसरा पार्ट है वह भी किसका उदाहरण है? यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। चौथा पार्ट देखिएगा, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब ध्यान दीजिए, 3 प्रकार की रेखाएं हमारे जीवन में अस्तित्व में रखती है। अगर हम द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, एक तो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी, एक रेखाएं होती है एक दूसरे के समांतर, और एक जो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ही स्थित होती है, जिसे सररेखीय रेखाएं बोलते हैं ना, या फिर सररेखीय बोलते हैं ना। सररेखीय मतलब एक के ऊपर एक दूसरी रेखा है। अब हमें बीच वाले केस में बोला गया है कि ऐसी रेखाएं जो समांतर है
और उनका प्रतिच्छेदी बिंदु है ना, तो कभी भी ऐसा संभव नहीं होगा कि दो समांतर रेखा एक दूसरे को काट ले या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे। तो यह जो हमारा आंसर होगा वह किसका आंसर होगा, यह जो होगा वह रिक्त समुच्चय की बात ही काम करेगा। तो 1.2 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट में देखते हैं दूसरा प्रश्न है ना, देखिएगा ये जो दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न जो है वो सारे के सारे भाषा के रूप में ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय हम जानते हैं, कैलेंडर भी हमारा बनता है ना, कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो आपके पास आते हैं दिसंबर तक, है ना। तो सारे के सारे महीने सुपरिभाषित होते हैं और सुपरिभाषित होने के साथ साथ हमें बोला गया है कि ये परिमित है या अपरिमित है। अरे 12 महीने, 12 को तो काउंट कर ही सकते हैं, तो यह क्या होगा, यह होगा एक परिमित, है ना। पहला जो आंसर है वह क्या है, परिमित। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दूसरे का पहला, है ना। फिर से बोलता हूं कि ऐसे सवाल जो हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। दूसरा देखिएगा, जीवन में कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी अगर समुच्चय में आपके अंकों के बाद में कभी भी डॉट लगे हुए हो, है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह होगा अपरिमित। अपरिमित क्यों है, क्योंकि संख्याएं जो है वह आगे और चलती जाएगी, है ना, रुक नहीं रही है। फिर हम बात करते हैं तीसरे की, है ना। दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक परिमित है और दूसरा अपरिमित है। देखिए बीच में डॉट लगे हुए हैं ना, बीच में डॉट लगे हुए मतलब 3 के बाद में 98 तक की संख्याएं गायब है, लेकिन बाद में 99 और 100 आ गया है ना। तो यह कौन सा होगा, यह होगा परिमित। परिमित क्यों होगा भाई, क्योंकि 1 से लगा करके 100 तक तो हम काउंट कर सकते हैं। लोग तो पैसे भी तो गिनते हैं, है ना, 1000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए। तो ये तो भाई साहब 1 से 100 तक की संख्याएं हैं, तो इसको गिन सकते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, चौथा 100 से बड़े धन पूर्णांक। 100 से बड़े धन पूर्णांक मतलब यह क्या होगा भाई, अपरिमित, है ना। क्या होगा भाई, अपरिमित। और पांचवे की बात करें, 100 से बड़े धन पूर्णांक मतलब 100 आएगा, फिर 101 आएगा, फिर 102 आएगा और मामला चलता जाएगा, अपरिमित। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिएगा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटे अभाज्य, तो यहाँ पे आएगा 97, 97 से पहले कितना आएगा, 93 आएगा, है ना। और उससे पहले की बात करूं, अभाज्य है और पूर्णांक है ना, तो ये 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं यह क्या होगा, एक परिमित समुच्चय का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दूसरा पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताएगी कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है, ठीक है। तो तीसरा देखो भाई, तीसरा देखते हैं। देखिएगा तीसरे में हमें बोला गया है, तीसरे का पहला भाग एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तीसरा, अगर हम जानते हैं कि ये अपने पास एक्स अक्ष है, ध्यान देना भाई, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, तो इसके समांतर जितनी भी रेखाएं खींचोगे वह तो काउंट नहीं हो सकती है, प्लस अनंत में चली जाएगी, माइनस अनंत में चली जाएगी। तो तीसरे का पहले का आंसर होगा अपरिमित, है ना। क्या होगा, अपरिमित, ठीक है। फिर तीसरे का दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है, बिल्कुल सही है, ABCD से लगा करके Z तक, है ना। तो क्या होगा भाई, ये परिमित होगा, टोटल 26 होते हैं, है ना। तीसरा पार्ट क्या बोला गया, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज क्या होंगे भाई, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, फिर 20 होगा और मामला आगे चलता जाएगा। क्या होगा भाई, अपरिमित, है ना। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। फिर चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखिएगा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा, विरोधाभास की स्थिति होगी, क्योंकि पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको अभी तक गिना भी नहीं गया है, वो देखे भी नहीं गए। तो हम बोल सकते हैं कि यह कौन सा होगा, अपरिमित होगा। असंख्य है, अगणनीय है ना, तो क्या होगा, अपरिमित होगा। मूल बिंदु 0,0 से होकर के जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, है ना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा कैसे, है ना।
बताता हूं मैं आपको। देखिए मूल बिंदु 0,0 से होकर के जाने वाले वृत्तों का समुच्चय है ना, ये मैं मान लेता हूं मूल बिंदु है, ठीक है। अभी बनाते हैं इसको, ठीक है। अब मूल बिंदु 0,0 से होकर के जाने वाले वृत्तों का समुच्चय देखिएगा, यहां से ये एक वृत्त ये हो गया, ठीक है। ये देखिए ये एक वृत्त और हो गया, मूल बिंदु से जा रहे हैं भाई सारे ना, ये एक वृत्त और हो गया, ठीक है। और ये देखिए ये वृत्त और हो गया, ये यहां से देखिएगा ये एक वृत्त और हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे असंख्य अनंत वृत्त बना सकते हैं जो मूल बिंदु से होकर के जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अगला पांचवा जो भाग है उसका आंसर क्या होगा, यह होगा अपरिमित, है ना। क्या होगा भाई, अपरिमित। एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं भी जो होंगी वो क्या होंगी भाई, अपरिमित होगी भाई, ध्यान रखना ना। यह रेखाएं भी जो होंगी वो क्या होंगी, अपरिमित होंगी। और मूल बिंदु से जाने वाले जितने भी वृत्त होंगे वह भी क्या करेंगे, एक अपरिमित समुच्चय का निर्माण करेंगे, ठीक है जी। तो ये तीसरा प्रश्न जो है वह भी आपका क्लियर हो गया है, इसके सारे भाग हमने कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आसान आसान से प्रश्न है भैया ना, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत भी नहीं है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए बहुत कम चांस है। अब देखिएगा यहां से आपको दिखाई दे रहा है, बोला जाता है कि a बराबर b है कि नहीं है ना। हमें ज्ञात करना है कि a का मान b के बराबर है कि नहीं है। तो चौथे में मैं लिख देता हूं पहला भाग, है ना। a बराबर कितना है भाई हमारे पास, a, b, c, d, है ना। और यहां पर अपने पास b जो है, b बराबर ये जो है अपने पास d, c, b, a, है ना। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ए बी सी डी इसमें लिखा हुआ है, ए बी सी डी उसमें भी लिखा हुआ है, क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये दोनों समान है ना। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें बोला गया है ए बराबर क्या दे रखा है, 4, 8, 12 और 16, है ना। और इधर क्या दे रखा है बी में, इधर दे रखा है हमें बी में 8, 4, 16 और 18, है ना। अब ये दोनों अवयव जो हैं वो आपस में बराबर नहीं, क्योंकि इसमें 16 है उसमें 16 है, किंतु इसमें 18 है इसमें 18 नहीं है उसमें 18 है ना। और क्या, तो यही चीज अपने को देखनी है, इसमें 12 है उसमें 12 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं है ना। क्योंकि अवयव भी समान होने चाहिए, अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए, संख्याएं तो समान है लेकिन यहाँ पर 18 और यहाँ पे 12 ये गड़बड़ कर रहे हैं ना। तीसरा भाग यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, गोला कर देता हूँ, दिक्कत किस में, ये 12 और यहाँ 18 वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तीसरा भाग, ए जो है, ए बराबर क्या है भाई, यहाँ पे ए है 2, 4, 6, 8 और 10, है ना। 2, 4, 6, 8 और 10। और यहाँ पर जो बी है वो बी क्या है भाई, बी देखिएगा, बी है एक समुच्चय x का जहां पर x जो है वो समधन पूर्णांक है, x जो है वह समधन पूर्णांक है ना, समधन पूर्णांक है और x का जो मान है वो 10 या 10 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर b को मैं लिख देता हूँ, b जो है वो समधन पूर्णांक है, मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, ठीक है। समधन पूर्णांक है जो 10 या 10 से छोटा है, तो 10 या 10 से छोटे समधन पूर्णांक 2, 4, 6, 8 और 10 आएगा, और ये दोनों जो समुच्चय है वो आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि इसमें भी 2, 4, 6, 8 और 10 लिखा हुआ, तो दोनों समुच्चय आपस में बराबर है, ठीक है। अब इसका अंतिम भाग प्रश्न क्रमांक चौथे का, ए एक समुच्चय x का संख्या 10 का एक गुणज है, ठीक है। तो a बराबर समुच्चय है x का और x जो है वह 10 का गुणज है ना, 10 का क्या है, गुणज है, ठीक है। अब देखिएगा x संख्या 10 का एक गुणज है, ये तो हमें बोला गया, तो a बराबर आएगा 10 के गुणज का मतलब 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा और मामला चलता जाएगा। b हमें दे रखा है कौन से वाले केस में, इस वाले केस में ना, चौथे वाले केस में b हमें दे रखा है क्या, 10, 15, 20, 25, है ना। तो आप देख सकते हो कि इसमें 10 के गुणज हैं, इसमें 10 के गुणज है, इसमें 10 के साथ साथ 5 के भी गुणज है, तो ये तो आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, ठीक है।
चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं इसका पांचवा भाग, है ना, ये चौथा हमने देख लिया, अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है देखिएगा। पांचवें भाग को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, बुक आप साथ में रखिए, हो सकता है आपको कम विजिबल हो, किताब आपके पास होगी तो चीज़ें और आसान हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांचवा, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है तो हमें कारण सहित जो है वो बताना है हमें, ठीक है। तो देखिएगा, हमें बोला गया है पांचवे का पहला भाग, पांचवे का पहला भाग, है ना। पहले में हमें बोला गया है a बराबर कितना है 2,3 है ना, 2,3 है ना। और दूसरे में बोला गया है b जो है वो समुच्चय x का, और x जो है वह समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है, ठीक है। कौन है? x जो है वो इसका हल है। तो सबसे पहले इसे हल करके देखते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या 0। चीज़ें आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 गुणा 2 6, तो 3 और 2 5, x² प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। कॉमन लेंगे, x उभयनिष्ठ आएगा, x प्लस का 3 प्लस का 2 उभयनिष्ठ आएगा, x प्लस का 3 बराबर 0। हल करेंगे तो एक x का मान -3 आएगा और एक x का मान क्या आएगा -2 आएगा ना। उभयनिष्ठ लेकर के हल कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि a तो आया है 2,3 है ना, और b जो आया है वो -2,-3 आया है ना, और a का मान जो है वो क्या है 2,3 है। तो संख्याएं तो समान है लेकिन चिन्ह जो है वो विपरीत है, तो ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या बोला गया है। एक हमें वॉल्फ बोला गया है, ऐसा कुछ है ना, पांचवे का दूसरा भाग। पांचवे के दूसरे भाग में हमें बोला गया है कि एक फॉलो है और दूसरा क्या है, देख लेते हैं। मुझे भी थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। एक तो फॉलो का एक अक्षर है, एक वॉल्फ का एक अक्षर है ना, फॉलो और वॉल्फ का, है ना। देखते हैं यहाँ से, फॉलो FOLLOW और वॉल्फ। ए जो है वह समुच्चय x का, x जो है FOLLOW का अक्षर है, ठीक है ना। और b जो है समुच्चय है y का, मान लीजिए y जो है वो वॉल्फ का अक्षर है ना, वॉल्फ का अक्षर है। अब देखते हैं यहाँ से a बराबर F आएगा, O आएगा, L आएगा, O आ चुका है, W आएगा। B बराबर W आएगा, O आएगा, L आएगा, F आएगा। जी हाँ, दोनों आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं, FOLW, इसमें भी FOLW दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा B के हो जाएगा, ठीक है। A बराबर B के हो जाएगा। तो हमने 5 तक सवाल किए। अब जल्दी से एक छठा सवाल भी देख लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए। बहुत ही आसान है, इसको मैं यहीं करवा देता हूँ, मुश्किल नहीं है। देखिएगा, हमें बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समान समुच्चय हैं, इसका हमें चयन करना है। तो देखिएगा, ए में 2 4 6 8 12 दे रखे हैं, तो कहीं 2 4 6 8 12 दिखाई दे रहा है क्या? 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12, तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब देखिएगा, बी दे रखा है 1 2 3 4, कहीं 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है क्या? देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ए और डी है ना, तो दिखाई दे, सॉरी बी और डी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा डी के हो जाएगा। ये तो अपने पास आ गया, ठीक है। सी दे रखा है 4 8 12 14, 4 8 12 14, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ई दे रखा है -1 और 1, और जी दे रखा है 1 -1, बिल्कुल ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ई बराबर किसके हैं? ई बराबर किसके हैं? जी के, है ना। ई बराबर किसके? जी के। फिर 0A और 0 1, और कोई अपने को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो केवल 2 ही, बी बराबर डी है और ई बराबर जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली को, और आशा करता हूँ कि जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको, ठीक है, पूरी प्रश्नावली मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवाई है, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान थी, थियोरेटिकल थी, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है ऐसे प्रश्नों को हल करने में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर ऐप में या तो
बताइएगा या नंबर दे रखे हैं उस पर आप संपर्क कीजिएगा, और साथ ही साथ जो लाइव सेशन चलता है उस लाइव सेशन में भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना खूब है। नेक्स्ट क्लास में हम अगली प्रश्नावली को करेंगे, 1.3 को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इन सवालों को एक बार पुनः आप मिलाइएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, ताकि इस कोरोना काल में उनको भी पढ़ाई में क्या मिल सके, मदद मिल सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सके। धन्यवाद।